फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्टिव 1 का। कंसीडर द फॉलोइंग टू इक्वेशन। दो इक्वेशंस आपको देखनी है। जो पहली इक्वेशन है वेक्टर r इज इक्वल टू 1/m सिग्मा एम आई आर आई, ठीक है। तो वो बेसिकली है सेंटर ऑफ मास के लोकेशन की इक्वेशन कि सेंटर ऑफ मास की जो का पोजीशन वेक्टर जो होता है वो होता है m1 r1 m1 इंटू फर्स्ट m1 का पोजीशन वेक्टर प्लस m2 इंटू m2 का पोजीशन वेक्टर m2 r2 प्लस डॉट 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 ऐसे सबको ऐड करते जाना डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ये है फर्स्ट इक्वेशन आपकी, ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन है ए सी एम इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, वो बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ है कि किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा उस सिस्टम पे लगने वाला टोटल फोर्स डिवाइडेड बाई उस सिस्टम का मास, ठीक है। तो बेसिकली ये है न्यूटन सेकंड लॉ और ये है किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहे हैं इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, अगर फ्रेम आपका नॉन इनर्शियल है, ठीक है, तो इसमें से कौन सी इक्वेशन सही होगी कौन सी गलत होगी, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमें क्लियर है, ये जो सेकंड इक्वेशन है ये तो डेफिनेटली गलत हो जाएगी क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें न्यूटन सेकंड लॉ इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, क्लियर। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन तो डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अगर हमें न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड कराना होता है तो आपको याद होगा तो हम उसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड करते हैं और वो होता है सूडो फोर्स। उसके बाद सूडो फोर्स लगाने के बाद न्यूटन सेकंड लॉ क्या हो जाता है, वैलिड हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन जनरल अगर पूछा जाए न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड होता है कि इनवैलिड होता है तो वो डेफिनेटली इनवैलिड होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। और ये जो है पोजीशन वेक्टर जो है सेंटर ऑफ मास का, इसको फ़र्क नहीं होता है कि फ्रेम आपका इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है क्योंकि इसमें फोर्सेज जैसी कोई चीज़ नहीं है, ना इसमें कोई फोर्सेज है ना कोई एक्सेलरेशन है, कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ पोजीशन बताई गई है, ठीक है, क्लियर। तो ये इक्वेशन तो करेक्ट हो जाएगी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और ये वाली इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो ए इज़ करेक्ट, बी इज़ रॉन्ग। क्या पार्ट हो जाएगा इसका, सी पार्ट। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है, पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है पी, वो कांस्टेंट है, ठीक है। बी पॉइंट ये है पॉइंट ए, फर्स्ट स्टेटमेंट है ये। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट, यानी किसी भी सिस्टम के जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट में रह रहा है, इसका मतलब वी सी एम क्या है, जीरो है। ये स्टेटमेंट बी है। अब जरा देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं। ए इम्प्लाइज बी एंड बी इम्प्लाइज ए, इसमें कह रहे हैं ए से बी प्रूफ हो जाएगा और बी से ए प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। जरा देखते हैं, अगर किसी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो क्या डेफिनेटली उसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो होगी, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका ये मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो भी कांस्टेंट होगी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो जीरो हो, ठीक है। तो ए इम्प्लाइज बी नहीं हो सकता, तो ए इम्प्लाइज बी नहीं हो सकता तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। जरा बी पार्ट देखते हैं। ए डज नॉट इम्प्लाई बी एंड बी डज नॉट इम्प्लाई ए, ठीक है। ए से बी प्रूफ नहीं हो सकता और बी से ए प्रूफ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो हमने चेक कर लिया कि ए से बी प्रूफ नहीं हो सकता, बस ये देख लेते हैं क्या बी से ए प्रूफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बी स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो जीरो है। जब अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है तो क्या उसका मोमेंटम कांस्टेंट हो गया, तो ये डेफिनेटली हो गया। अगर वी सी एम जीरो है तो मोमेंटम भी क्या हो गया, जीरो। और मोमेंटम जीरो है तो जीरो भी तो खुद में एक ऐसा होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ए से बी प्रूफ नहीं हो सकता लेकिन बी से ए इम्प्लाई हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बी ऑप्शन भी गलत है। सी पार्ट देख लेते हैं। ए इम्प्लाइज बी, ए इम्प्लाइज बी नहीं है, सी वैसे गलत हो गया। डी देखते हैं, बी इम्प्लाइज ए बट ए डज नॉट इम्प्लाई बी, ये बिल्कुल ठीक है। बी से ए तो समझ में आ रहा है लेकिन ए से बी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप बी को पॉइंट मानोगे स्टेटमेंट फर्स्ट, मतलब बी को आप कंसिडर करोगे तो बी से ए इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन ए से बी इम्प्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, डी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स। लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, ठीक है। किसी भी, पहला स्टेटमेंट ए है, वो ये कह रहे हैं किसी भी सिस्टम पार्टिकल ऑफ, मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो, ठीक है। और उसी सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो है, ठीक है। दो ऑप्शन कह रहे हैं, ठीक है। फिर से वही चेक करना है कि किससे क्या समझ में आता है आपको। ए पार्ट में कह रहे हैं ए इम्प्लाइज बी एंड बी इम्प्लाइज है, जरा देख लेते हैं क्या ए से बी इम्प्लाई हो सकता है। देखो
जैसे मैंने मान लिया एक पार्टिकल, दो पार्टिकल ने मान लिया 1 kg का पार्टिकल, एक पार्टिकल ये 1 kg है, एक पार्टिकल ये 1 kg का, ये भी इस तरफ मूव कर रहा है मान लिया 1 मीटर पर सेकंड से, और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। अब आप मुझे बताओ इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना है, तो वो डेफिनेटली जीरो है। क्यों? 1 इंटू 1, जितना पॉजिटिव मोमेंटम है उतना ही मोमेंटम 1 इंटू 1 नेगेटिव है, तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया? जीरो। तो क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है? उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इसकी भी है, कुछ इसकी भी है, स्केलर क्वांटिटी है, एडअप हो जाएगी, ठीक है। तो मोमेंटम जीरो है तो उसका ज़रूरी नहीं है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, ठीक है। तो ए से बी एम्प्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब जरा बी से ए देख लेते हैं होता है कि नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी जीरो है सिस्टम की, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो डेफिनेटली जितने भी पार्टिकल्स होंगे सिस्टम में, 2 4 10 जितने भी पार्टिकल होंगे सारे कहाँ होंगे? रेस्ट में। एक भी पार्टिकल मूव नहीं करना चाहिए, अगर एक भी मूव कर जाएगा तो सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो जब सारी पार्टिकल रेस्ट में तो सिस्टम का मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? तो सिस्टम का मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब बी से ए इम्प्लाई हो सकता है, ठीक है। अगर बी ठीक है तो ए डेफिनेटली ठीक है, लेकिन अगर ए ट्रू है तो जरूरी नहीं बी ट्रू हो जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ए इम्प्लाई बी, बी इम्प्लाई ए, गलत। ए डज नॉट इम्प्लाई बी, बी डज नॉट इम्प्लाई ए, गलत। ए इम्प्लाइज बी, ये भी गलत। बी इम्प्लाइज ए, ठीक है, बट ए डज नॉट इम्प्लाई बी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, इजी है। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको कंसिडर करने हैं, फिर उनको देखना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी भी पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। देख लेते हैं जरा। मान लिया ये 1 kg का पार्टिकल है और ये इस तरफ मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो गया? तो 1 इंटू 2 हो जाएगा इसका लीनियर मोमेंटम। 2 यूनिट्स kg इंटू मीटर पर सेकंड होती है, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसी पार्टिकल को हम एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देखें जो इस तरफ मूव कर रहा है, या छोड़ो इस तरफ ही मूव कर रहा है, खुद भी इस तरफ मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। अब मुझे बताओ इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? तो आपको नहीं लगता जब ये रेफरेंस भी 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, पार्टिकल भी 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में, तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल आपका रेस्ट में होगा। इस पर्सन को ये पार्टिकल हमेशा अपने सामने देखा, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये पार्टिकल ट्रैवल करेगा एग्जैक्टली उतनी डिस्टेंस ये पर्सन भी ट्रैवल कर लेगा। तो इस पर्सन के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब मोमेंटम जो है, किसी भी पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया, वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक। सिमिलरली बी ऑप्शन क्या कह रहे हैं? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जरा बस काइनेटिक एनर्जी भी देख लो, जब 1 kg का पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 2, जो भी इसकी यूनिट होगी जूल्स। अब जरा इस पर्सन के फ्रेम के रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी पूछोगे तो वो डेफिनेटली कितनी होगी? जीरो इसलिए होगी क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल कहाँ दिखता है? रेस्ट में। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों केसेस में वो क्या कह रहा है? इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? डी पार्ट, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए बॉडी आर सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो अगर ड्रॉ कर लें, ऐसे बना लेते हैं, मान लिया ये ओरिजिन है, ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो इस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस में, ठीक है। तो ये मान लिया ओरिजिन है ओ, तो मान लिया एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, ये पार्टिकल यहाँ, कुछ भी ऐसे बना लेते हैं मान लिया, ठीक है। तो वो डेफिनेटली क्या बनाएंगे? एक सर्कल पे कहीं ना कहीं लाई करेंगे। अगर हम आर रेडियस का एक सर्कल बनाए तो उस सर्कल पे वो पार्टिकल्स कहीं ना कहीं लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, कोई पार्टिकल यहाँ होगा, कोई पार्टिकल यहाँ होगा, कोई पार्टिकल यहाँ होगा, कोई यहाँ, मतलब ओरिजिन से हमेशा कितनी डिस्टेंस पर रहने हैं, कितनी डिस्टेंस पर रहने हैं, तो वो डिस्टेंस है आर। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कहाँ लाई करेंगे? किसी ना किसी एक सर्कल पर लाई करेंगे जिसके सेंटर में ओरिजिन होगा और जिसकी रेडियस कितनी होगी? आर, ठीक है। अब कह रहे हैं उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ठीक है। तो जैसे मान लिया कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई पार्टिकल यहाँ है, तो इन सबका सेंटर ऑफ मास देखोगे तो वो कहीं ना कहीं उस सर्कल के अंदर ही लाई करेगा, ठीक है। उस सिस्टम का
सेंटर ऑफ मास देखोगे तो वो कहीं ना कहीं सर्कल के कहीं ना कहीं अंदर ही लाई करेगा, ठीक है। तो वो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा आपका लेस देन आर होगा, ठीक है। लेस देन आर, ग्रेटर देन आर किसी भी हालत में नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत ज़्यादा इक्वल टू आर हो सकता है। इक्वल टू आर तब हो जाएगा जब सारे पार्टिकल एक ही पॉइंट पे हों, सारे पार्टिकल एक ही पॉइंट पे हों, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी उसी पॉइंट पे हो जाएगा, तब ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, तब वो एक्जैक्टली आर के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या ऑप्शन होगा, लेस देन इक्वल टू आर। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बी पार्ट। 6th क्वेश्चन करते